ये स्क्रीन नजर आ रही है सबको? कैलकुलस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कैलकुलस के सारे लेक्चर्स ऑनलाइन मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं। तो और कैलकुलस ऑलरेडी हमने इंटर पार्ट 2 के मैथमेटिक्स में भी पढ़ा है। जो 12वीं क्लास का मैथ है वो कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री है। पहले 3 चैप्टर कैलकुलस के हैं और अगले जो 4 चैप्टर्स हैं वो एनालिटिक ज्योमेट्री से है। जबकि 5वां चैप्टर जो था वो ऑपरेशंस रिसर्च का था। तो ये बुक हमारे पास है जी, न्यूमेरिकल मेथड्स फॉर इंजीनियर्स, स्टीवन चापड़ा की बुक है। मैं आपको सेंड कर दूंगा बुक। जो लास्ट टाइम 2020 में क्वेश्चन आया था वो आया था जी रूट फाइंडिंग में से। इसमें सबसे पहले नंबर पे आपको एरर्स की डेफिनेशन आनी चाहिए। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 3 में एरर डेफिनेशन है। एरर कब आता है? ठीक है, तो एरर तभी आता है जब आपका जो ट्रू वैल्यू है और अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है उनमें फर्क आता है। ये न्यूमेरिकल एनालिसिस का कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस का। जो एरर होता है जी वो होता है जी डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू और अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। ठीक है, आपको बता दूं कि अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है। अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होती है जिसको आप न्यूमेरिकल मेथड से सॉल्व करते हैं, फाइंड करते हैं। तो आपने याद रखना है ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, ये एरर का फार्मूला है। और रिलेटिव एरर जो होता है वो ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाय एरर वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, ये रिलेटिव एरर का फार्मूला है। 2 फार्मूले हो गए। और परसेंटेज रिलेटिव एरर का फार्मूला ये है कि 100% से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास रिलेटिव परसेंटेज रिलेटिव एरर आता है। उसके बाद ये एरर्स की डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए। आप देख लीजिएगा अगर इसके अलावा भी आपको कोई डेफिनेशंस मिल जाए एरर्स की। पेपर में एरर में से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, कोई एक छोटा मोटा क्वेश्चन। उसके बाद जो है ये चैप्टर नंबर 5 है, ब्रैकेटिंग मेथड्स और ओपन मेथड्स। ब्रैकेटिंग मेथड्स कौन से मेथड्स होते हैं? ब्रैकेटिंग मेथड्स ऐसे मेथड्स होते हैं जिसमें जब आप रूट फाइंड कर रहे होते हैं, ठीक है, किसी भी इक्वेशन का, तो वो कोई सी 2 वैल्यूज के दरमियान में होते हैं। ठीक है, चले चैप्टर की तरफ चलते हैं। ब्रैकेटिंग मेथड्स की तरफ। ग्राफिकल मेथड करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये
जो आप फाइंड करना चाह रहे होते हैं ना, वो रूट होता है किसी भी नॉन लीनियर इक्वेशन का। तो सिंगल इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं, सिंगल इक्वेशन, सिंगल इक्वेशन। देखें, अगर ये लीनियर इक्वेशन हो, फॉर एग्जांपल 2x + 3 = 0, इसका रूट क्या होगा? मतलब कि इसका रूट तभी आएगा जब आप x फाइंड कर लेंगे। तो x = -3/2, ये इसका रूट है। मतलब y = 2x + 3। असल में होता ये है कि जहाँ पे जो कर्व है, जो लाइन है, वो x एक्सिस को टच करती है, असल में वो रूट होता है। तो -2/3 जो होगा, -3/2 सॉरी, ये रूट होगा इस लाइन का, जबकि लाइन इस तरीके से x एक्सिस को यहाँ पे टच कर रही होगी। ठीक है, जब हमारे पास इक्वेशंस नॉन लीनियर हो, फॉर एग्जांपल ये कोई नॉन लीनियर इक्वेशन है, अब ये x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, अगर यहाँ से भी टच कर जाए तो इसके 3 रूट्स हमें नजर आ रहे हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो रूट एक ऐसी वैल्यू होती है जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है, मतलब कि x एक्सिस को फंक्शन टच कर जाता है। तो जैसे ये देखें, ये sin 10x + cos 3x, तो इसका रूट क्या होना चाहिए? sin 10x + cos 3x। तो ग्राफिकली मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ऐसी कौन सी x की वैल्यू होगी जिसके लिए ये 0 आ जाएगा y एक्सिस पे? देखें, sin 10x + cos 5x, 5x या 3x था, जो भी है। तो इसकी हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, 0 से 2 तक ले जाते हैं। ठीक है, अपनी आसानी के लिए जो है ना, हम इसको 0 से 2 तक ले जाते हैं। अब 0 से 2 तक जाते जाते, चले 0 से 1 तक ले जाते हैं। ठीक है, 0 से 1 तक जाते जाते कर्व ने कितनी बार एक्स एक्सिस को टच किया है? एक यहाँ पे और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये तीनों जो एक्स की वैल्यूज है ना, ये तीनों एक्स की जो भी वैल्यूज हैं, वो इस फंक्शन के रूट्स हैं। ठीक है, आप इसी रूट को फाइंड करते हैं किसी भी न्यूमेरिकल मेथड। जैसे ये आपको नजर आ रहा है, यही हमने यहाँ पे ड्रा किया है फंक्शन। तो ग्राफिकल मेथड तो वैसे ही आपको समझाने के लिए था। असली जो मेथड है ना, वो आ जाता है जी बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड में क्या करते हैं? बाइसेक्शन मेथड में आपके पास जो भी इंटरवल होता है, आप उस इंटरवल, पहला तो क्वेश्चन ये है कि आप इंटरवल फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे ये मेथड लिखा हुआ है, एक्स एल एंड एक्स यू, ये लोअर एंड अपर गैसेस, गैस आपने लगाए हुए हैं किसी भी फंक्शन के लिए, कि एक्स एल पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है और एक्स यू पे नेगेटिव है, या एक्स एल पे नेगेटिव है, एक्स यू पे पॉजिटिव है। तो फंक्शन वैल्यूज को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव को, तो नेगेटिव आएगा, वो लेस देन 0 होगा। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे होंगे, आप मान लें कि ये फंक्शन कर्व है। ठीक है, इस पॉइंट को आप मान लें कि ये एक्स एल है। एक्स एल पे फंक्शन वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। और इस वैल्यू को हम मान लें कि ये एक्स यू है, क्योंकि एक्स यू पे कर्व यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो वाई एक्सिस होगा वो क्या होगा जी? नेगेटिव, नेगेटिव। तो एफ ऑफ एक्स एल मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स यू, तो ये आ गया लेस देन 0। तो बाइसेक्शन मेथड में आप करते ये हैं कि आप इन दोनों का कर लेते हैं हाफ।
अब आप सोचें कि हाफ कहाँ पे आएगा, एक्स एल और एक्स यू का, मेरा ख्याल है यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस पॉइंट पे जो फंक्शन वैल्यू है वो पॉजिटिव है, ये आपको नजर आ रही होगी पॉजिटिव। तो क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे फंक्शन वैल्यू नेगेटिव है, तो आप दोबारा से इसका कर लेंगे हाफ, तो आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। अब इस पॉइंट पे फंक्शन वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, तो आप इसका और इसी वैल्यू का कर लेंगे हाफ, आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब इसी पॉइंट पे फंक्शन वैल्यू जो है वो क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि नेगेटिव है। ठीक है, आप इन दोनों का कर लेंगे हाफ, तो करते करते आप ओरिजिनल रूट की तरफ चले जाएंगे जो कि यहाँ पे है। यही बाइसेक्शन मेथड का असूल होता है। ठीक है, इसी इसी प्रोसेस को जब आप कंटिन्यू करते जाते हैं तो आपके पास इसका रूट आ जाता है फंक्शन का। अभी कोई क्वेश्चन अगर हो तो मैं आपको वो करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये उसने बड़े अच्छे तरीके से ये बताने की कोशिश की हुई है। जी जरा मुझे ये बताएं, आप क्वेश्चन करना चाह रहे हैं बाइसेक्शन मेथड से या नहीं? ठीक है, पेपर के लिहाज से पेपर के लिहाज से आपसे ये पूछा जा सकता है, मैं आपको ये बता देता हूँ। जो पेपर में अगर पीपीएससी में पूछा जाएगा तो वो इस तरह से आपसे पूछेंगे कि जो इससे अगला मेथड है ना वो ये है फॉल्स पोजीशन मेथड। तो मैं आपको फॉल्स पोजीशन मेथड में और बाइसेक्शन मेथड में फर्क बता देता हूँ। फॉल्स पोजीशन मेथड में और बाइसेक्शन मेथड में अपडेटेड वैल्यू ऑफ एक्स, अपडेटेड वैल्यू ऑफ एक्स का फार्मूला क्या है? इसमें जो फार्मूला है ना वो ये है a प्लस बी ओवर 2, और इसमें जो फार्मूला है वो ये है ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए ओवर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ये अपडेटेड वैल्यू का फार्मूला है इसमें और इसमें। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ए जो है वो 3 है, बी जो है वो 4 है, तो एक्स की नेक्स्ट वैल्यू बाइसेक्शन मेथड में क्या होगी? तो जस्ट आपने एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस 4 ओवर 2 कर देना। इसमें फंक्शन वैल्यू रिक्वायर्ड नहीं होती नेक्स्ट वैल्यू के लिए, जबकि फास्ट पोजीशन मेथड में आपको फंक्शन वैल्यू भी चाहिए होती है। तो यहाँ से देखें 7 ओवर 2 आ जाएगा, जबकि अगर यहाँ से आपको अपडेटेड वैल्यू चाहिए हो तो ए अगर 3 हो, बी अगर 4 हो, तो एफ ऑफ ए भी आपको गिवन होगा, वो अगर 1/2 हो, एफ ऑफ बी अगर आपके पास आ जाए 3/6 आ जाए। ठीक है, तो आपने ये सारी वैल्यूज पुट करके एक्स की नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस तरह से वो जस्ट आपसे ये पूछ सकता है कि नेक्स्ट वैल्यू एक्स की क्या होगी इनके मुताबिक। ठीक है, तो ये फार्मूला इधर लिखा हुआ है बुक में। ठीक है, जैसे ये देखें, ये 4 वैल्यूज हैं। अभी आप ऐसा करें ना, आप कैलकुलेटर यूज करें और इन चारों वैल्यूज को यूज करके एक्स की नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करें। जो फार्मूला मैंने बताया है उसके मुताबिक यही है कि इसको आप ए कह लेना एक्सएल को, और एक्स यू को आप बी कह लें। तो ए एफ ऑफ बी ये आ गया -2.2303 माइनस बी
और एफ ऑफ ए 6.1139 ओवर एफ ऑफ बी -2.2303 माइनस एफ ऑफ ए 6.1139। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 14.309। तो ये इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्विंग वाला नहीं आएगा आपके पेपर में, इतना टाइम ही नहीं होता, तो वो आप कैसे सॉल्व करेंगे। और ना पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, आप पास्ट पेपर देख सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई होगी आपको। उसके बाद जो एक और क्वेश्चन आया था न्यूटन मेथड में से भी आया था, ये लास्ट टाइम 2020 में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि उसने क्या कहा था। उसने कहा था कि न्यूटन मेथड की जो अपडेटेड आइट्रेशन वाली जो है ना, वो स्कीम तैयार करें। जैसे ये देखें, मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे है जी। इसमें पहला है जी फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन मेथड। तो फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन मेथड का जो फार्मूला है, किसी भी फंक्शन के लिए फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन मेथड का फार्मूला वो यही होता है कि कोई भी फंक्शन है ना, तो उसको आपने x इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स में कन्वर्ट कर देना है। ज्यादातर न्यूटन मेथड वाला आता है। ये फिक्स पॉइंट आइट्रेशन को आप छोड़ दें, इसका कोई नहीं, ये नहीं, इसका क्वेश्चन कोई सही बन रहा। बस यही है कि x इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ये फॉर्म होती है फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड की। मतलब कि अगर एफ ऑफ एक्स हमारे पास कोई फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो इसको फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन मेथड में कन्वर्ट करने वाली फॉर्म कौन सी होगी, तो वो होगी x इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ये फॉर्म होगी फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन मेथड वाली। हाँ जी, न्यूटन रैप्सन मेथड वाली बात कर रहा हूँ। न्यूटन रैप्सन मेथड जैसे ये देखें, अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए ये e रेज़ टू पावर माइनस एक्स माइनस, तो वो आपसे कह सकता है e रेज़ टू पावर माइनस एक्स, वो कह सकता है कि इसकी न्यूटन रैप्सन मेथड वाली स्कीम तैयार करें। तो वो इस तरह से होगी, एक्स आई प्लस वन इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई ओवर एफ प्राइम ऑफ एक्स आई। तो ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव निकाल लें, नेगेटिव ऑफ e रेज़ टू पावर नेगेटिव एक्स माइनस वन। अब आप इसमें पुट कर दें वैल्यूज, एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई ई रेज टू पावर नेगेटिव ऑफ एक्स आई, इसमें आप एक्स आई पुट कर दें माइनस एक्स आई डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव आ गया नेगेटिव ऑफ ई रेज टू पावर नेगेटिव एक्स आई माइनस वन। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, एक्स आई टाइम्स नेगेटिव ई रेज टू पावर नेगेटिव ऑफ एक्स आई माइनस वन नेगेटिव, और इसको ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास स्कीम तैयार हो जाएगी। ठीक है, जो लास्ट टाइम क्वेश्चन था ना, वो ये था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये, इसकी स्कीम तैयार करें। तो सिंपल हमने करना ये था कि इसका पहले तो हमने डेरिवेटिव फाइंड कर लेना था 1/2 एक्स के रूट, और बाद में इसको एक्स आई प्लस वन वाले फार्मूला में पुट कर देना था यहाँ पे। ठीक है, इस जगह पे ये एक्स आई स्क्वायर रूट आ जाना था, और ये आ जाना था इधर डिनोमिनेटर। तो ये न्यूटन की जो स्कीम तैयार करते हैं, वो आपको स्कीम तैयार करनी आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद न्यूटन रैप्सन मेथड में उसने ये सारा ये इधर कैलकुलेट किया हुआ है एरर।
तो यहाँ पे एक चीज है कि इसका जो एरर है वो सेकंड डिग्री है, तो ये फिर क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस होगा। ये भी एक मल्टीपल चॉइस है कि न्यूटन रैप्सन मेथड का जो एरर है वो क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस होता है। ठीक है, नहीं ये जो न्यूटन रैप्सन मेथड है ना, ये आइटरेटिव मेथड है और ये फास्ट है। जो आपने प्रीवियस मेथड्स पढ़े हैं ना, बाइसेक्शन मेथड और फॉल्स पोजीशन मेथड, मैं आपको ये बता दूं कि जो फॉल्स पोजीशन मेथड है ये बेस्ट है, बेटर है। ठीक है, बेटर देन बाइसेक्शन। और इन दोनों से जो बेटर है वो ये है रेगुलर फाल्सी मेथड। ये इन दोनों से बेटर है, और इन सब से जो बेटर है वो न्यूटन न्यूटन रैप्सन है। वो इनसे बेटर भी है और फास्ट भी है। तो इन तीनों से जो फास्टर है, कंपैरिजन के तौर पे आप याद रख सकते हैं कि न्यूटन रैप्सन मेथड जो है ना वो फास्टर देन रेगुलर फाल्सी मेथड एंड फॉल्स पोजीशन मेथड एंड बाइसेक्शन मेथड। ये बेटर होता है, फास्ट होता है, इसकी कन्वर्जेंस क्वाड्रेटिक है। ठीक है, और उसके बाद सीकेंट मेथड आ जाता है। सीकेंट मेथड की जो स्कीम है वो ये होती है, ये फार्मूला ये आपने याद रखना है। देखिए मेन फार्मूला ये आप याद कर रहे हैं, कोई भी फंक्शन आया आपने इसमें पुट करके इजीली उसकी स्कीम तैयार कर लेनी, और जो ऑप्शन हो वो आपने सेलेक्ट कर लेना। सिंपल सी बात है। ठीक है, जैसे ये एक एग्जांपल है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। जैसे ये देखें, ये फंक्शन है और ये दो पॉइंट्स हैं। इन दोनों पॉइंट्स को यूज करके नेक्स्ट आइटरेशन क्या आएगी, वो ये आएगी। जस्ट एक आइटरेशन भी अगर कैलकुलेट करनी आ जाए तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सीकेंट मेथड आपको पता होना चाहिए। सीकेंट मेथड जब आप कोई मेथड स्टडी करते हैं तो उसकी ये थोड़ी सी ना ये पढ़ लिया करें। पोटेंशियल प्रॉब्लम इन इम्प्लीमेंटिंग द न्यूटन रैप्सन मेथड इज द एवोल्यूशन ऑफ द डेरिवेटिव although this is not inconvenient for polynomials and many other functions। अब देखें न्यूटन रैप्सन मेथड और सीकेंट मेथड में बेसिक डिफरेंस क्या है। जो न्यूटन रैप्सन मेथड का फार्मूला है उसमें डेरिवेटिव आता है। जैसे ये देखें, ये न्यूटन रैप्सन मेथड का फार्मूला, यहाँ पे डेरिवेटिव आता है। लेकिन अगर सीकेंट मेथड की बात करें तो उसमें आपको डेरिवेटिव नजर नहीं आ रहा होगा। देखें, कहीं पे आपको डेरिवेटिव नजर आ रहा है, एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई, और ये एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन माइनस एफ ऑफ एक्स आई। तो इसमें न्यूटन रैप्सन मेथड में और सीकेंट मेथड में सिर्फ यही फर्क है कि न्यूटन रैप्सन मेथड में आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, जबकि सीकेंट मेथड में जो डेरिवेटिव है वो बैकवर्ड फाइनाइट डिवाइडेड डिफरेंस से चेंज हो जाता है। ये जिसको आप स्लोप भी कह रहे होते हैं। स्लोप आपने कैलकुलेट किया है ना, द डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, मतलब चेंज इन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड चेंज इन वैल्यूज ऑफ वाई। तो ये फंक्शन की वैल्यूज वही होती हैं जो वाई की वैल्यूज होती हैं। तो असल में डेरिवेटिव को आपने स्लोप से चेंज कर दिया होता है सीकेंट मेथड में। तो यही फर्क है न्यूटन मेथड में और सीकेंट मेथड में। एक आइटरेशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। आगे देखें, द डिफरेंस बिटवीन सीकेंट एंड फॉल्स पोजीशन मेथड, ये भी लिखा हुआ है। तो अगर आप इसको रीड आउट करते हैं ना तो आपको इन दोनों का डिफरेंस पता चल जाएगा। ये आप पे छोड़ता हूँ, आप इसको खुद ही रीड आउट कर लीजिएगा ये पैराग्राफ। ठीक है, उसके बाद
ये मॉडिफाइड सीकेंट मेथड, ये इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। ये ब्रेंट्स मेथड, ये भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी न्यूटन मेथड और सीकेंट मेथड अगर आपने पढ़ लिया है, तो आप आगे जा सकते हैं। 1 सेकंड। तो यहाँ से जो था चैप्टर नंबर 5, ये चैप्टर नंबर 5 में ये आपने 6.1, 6.2 एंड 6.3 को पढ़ लिया, और चैप्टर 6 और ये चैप्टर 5 में आपने बाइसेक्शन मेथड और फॉल्स पोजीशन मेथड, ठीक है। ये तीनों मेथड्स, इनमें डिफरेंसेस और छोटी-छोटी जो बातें हैं वो मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग चले जाएँगे चैप्टर नंबर 9 में, ठीक है। चैप्टर 9 में ये गॉसियन एलिमिनेशन है। नहीं, चैप्टर 9 नहीं, इसमें से नहीं कुछ भी आता। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहाँ पे होगा? मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल गॉस जॉर्डन मेथड भी करने वाला है। इसके बारे में भी पता होना चाहिए। चलिए ये चैप्टर 9 ओपन करके देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें होंगी। हाँ जी, ये चैप्टर 9 आ गया है। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को आप अभी सॉल्व करेंगे। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है जब 2 इक्वेशंस की जो लाइन्स होती हैं, वो इंटरसेक्ट करती हैं। जैसे ये देखें, ये लाइन है, ये पहली लाइन है, ये लीनियर इक्वेशन है, ये दूसरी लीनियर इक्वेशन है। तो इसका जो ग्राफ होगा और इसका जो ग्राफ होगा, ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, वो सॉल्यूशन होगा दोनों इक्वेशंस का। मतलब x1 की वैल्यू 4 आ जाएगी और x2 की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक हो गया? ये तो सिंपल सी बात है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्रैमर्स रूल भी आपको आता है। तो अभी क्या आप ये बता सकते हैं कि आप क्रैमर्स रूल कब अप्लाई नहीं कर सकते? जी, जब बताएं ज़रा, कब नहीं कर सकते? जब डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, मतलब कि या तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही ना कर रहा हो, या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ जाएं, तब भी क्रैमर्स रूल फेल हो जाता है। ठीक है? जब किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ रहे होते हैं, तब क्रैमर्स रूल फेल हो जाता है उस जगह पे। ये यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्रैमर्स रूल यूज होता है। बाकी ये एलिमिनेशन मेथड आपको पहले ही आता है। ये गॉस एलिमिनेशन मेथड, ये जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है, इसका कोई क्वेश्चन नहीं आता। अच्छा, ये जो इचेलॉन फॉर्म होती है, उसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। एक सेकंड। तो यहाँ से जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, इसके बारे में मैं वैसे ही आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जो कुछ 1-2 मल्टीपल चॉइस बनते हैं, वो ये बनते हैं कि जो आइटरेटिव मेथड है, आइटरेटिव मेथड्स,
iterative methods to solve system of linear equations। जैसे ये 3 इक्वेशंस हैं, ax plus by plus cz is equal to d, ex plus fy plus gz is equal to h, jx plus iy plus kz is equal to q। ये इस तरह की 3x3 जो इक्वेशंस हैं, इसमें आइटरेटिव जो मेथड्स हैं वो जो पॉपुलर है ना वो दो हैं कि एक जो है वो है ये है कि गॉस सीडल है और जो दूसरा है वो गॉस जैकोबी है। ठीक है, गॉस जैकोबी आइटरेटिव मेथड एंड गॉस सीडल आइटरेटिव मेथड। अगर इनका कंपैरिजन किया जाए तो ये बेस्ट है, ये फास्ट है। ठीक है, अगर ये बेस्ट है तो जाहिर है ये गुड होगा, उससे कम स्पीड में कन्वर्ज करेगा। गॉस जैकोबी जो है ये स्लो है। ठीक है, गॉस सीडल में आप क्या करते हैं कि आप अपडेटेड वैल्यूज यूज करते हैं, अपडेटेड वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जी। जबकि गॉस जैकोबी में आप क्या करते हैं, गॉस जैकोबी में आप जैसे आइटरेशन स्टार्ट होती है, ठीक है ना, यूज वैल्यूज फ्रॉम प्रीवियस आइटरेशन। ठीक है, ये इसमें फर्क है। बस ये आप ज़हन में रखें कि गॉस सीडल बेस्ट है गॉस जैकोबी से, और इसमें अपडेटेड वैल्यूज यूज होती है। बस ये इन दोनों में फर्क है। और इसके अलावा जो है वो एलयू डीकम्पोजिशन है। एलयू डीकम्पोजिशन असल में मेथड है क्या? एलयू डीकम्पोजिशन मेथड में जो मैट्रिक्स ए होती है इसकी आप फैक्टराइजेशन करते हैं, दो मैट्रिसेस में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब इस मैट्रिक्स ए को आप दो मैट्रिसेस में कन्वर्ट कर देते हैं तो इसकी फैक्टराइजेशन एल और यू में हो जाती है। इसका नाम मैट्रिक्स एल क्यों होता है? क्योंकि ये लोअर ट्रायंगुलर होती है और जो यू होती है ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है। जब आप एल को यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास मैट्रिक्स ए दोबारा से आ जाती है। अगर इसका ओवरव्यू देखा जाए तो किसी एग्जांपल से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे ये देखें, ये अपर ट्रायंगुलर है, ठीक है, ये लोअर ट्रायंगुलर है। जब आप एल को यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मैट्रिक्स ए दोबारा से आ जाएगी, जैसे ये, और मैट्रिक्स ए जो गिवन है वो 3 -0.1 -0.2, ये वही आ रहा है आंसर में। और एल यू क्योंकि उसकी डीकम्पोजिशन है न्यूमेरिकली, तो इसमें एरर के चांसेस होते हैं, देयर इज ए मार्जिन ऑफ एरर। ठीक है, एरर के चांसेस होते हैं लिटिल बिट। ठीक है, तो एल यू डीकम्पोजिशन असल में फैक्टराइजेशन होती है, इससे भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन ही सॉल्व होता है, लेकिन ये मैट्रिक्स ए की फैक्टराइजेशन करता है, ये आपने याद रखना है। और इसमें कुछ भी याद रखने वाला नहीं है, आप आगे जा सकते हैं। अब एलयू डीकम्पोजिशन में ना कुछ क्वालिटीज हैं, जैसे ये लोअर ट्रायंगुलर है, ये अपर ट्रायंगुलर है, तो इसमें डायगोनल एंट्रीज की बात है। जैसे क्राउड्स मेथड है, तो क्राउड्स मेथड में क्या होगा कि क्राउड्स मेथड में जो मैट्रिक्स यू होगी, मैट्रिक्स यू, उसकी डायगोनल एंट्रीज में 1 होगा। मतलब ये अपर ट्रायंगुलर है ना, तो अपर ट्रायंगुलर में यहाँ पे कोई ना कोई नंबर होगा, वो 1 होगा हमेशा। यहाँ पे कोई नंबर होगा, यहाँ पे भी कोई नंबर होगा, यहाँ पे 0 होगा, ये 1 होगा, डायगोनल 1 होंगे क्राउड्स मेथड में। और यहाँ पे कोई नंबर होगा जी, यहाँ पे 0 होंगे और यहाँ पे 1 होगा। अब देखें, ये क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि ये अपर ट्रायंगुलर है, जबकि डायगोनल एंट्रीज जो है वो 1 है।
तो ये क्राउड्स मेथड है। और जो लोअर ट्रायंगुलर है वो देख लें, जिसमें लोअर ट्रायंगुलर 1 हो वो डोलिटल्स मेथड होता है। बाकी आप इसको स्टडी करेंगे, आपको मजीद क्लियर बातें पता चलेंगी। अभी मैं जस्ट आपको गो थ्रू करवा रहा हूँ। बाकी इन्वर्शन, बाकी ये 3x3 सिस्टम में यही क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने आपको बताए हैं ना। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन मेरी नज़र में नहीं आ रहा, ज़हन में भी नहीं आ रहा। और उसके बाद तो यहाँ से आपने LU डिकम्पोजिशन देख लिया, और ये वो बात थी जो बाद में आई है, गास सीडल मेथड जो था, और गास जैकोबी भी यहाँ पे ही होगा। जी, आज इतना काफ़ी है, बाकी जो मज़ीद बातें हैं ना वो मैं आपको, एक लेक्चर मज़ीद होगा, न्यूमेरिकल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है? ओके जी, फिर अल्लाह हाफ़िज़।